Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 10, Concept of Person. Synopsis: Nature of personality, natural, legal. फिर अलग अलग पर्सनालिटीज़ के लीगल स्टेटस देखेंगे हम, जैसे कि लोअर एनिमल्स, डेड पर्सन, अनबॉर्न पर्सन, काइंड्स ऑफ लीगल पर्सन, इनकॉर्पोरेशन, उसके यूज़, पर्पस, एंड फिर अलग अलग थेरीज ऑफ लीगल पर्सनालिटी बाय वेरियस फेमस जूरिस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले तो इंट्रोडक्शन, पर्सनालिटी क्या है. पहले तो जूरिस्ट पर्सन क्या है. बाय लॉ हम जिसको पर्सन मानते हैं दैट इज जूरिस्ट पर्सन. जूरिस्ट पर्सनालिटी कौन हुई फिर? हु इज केपेबल ऑफ हैविंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड अगेंस्ट whom a liability can be created. Nature of legal personality is a prior need for legal capacity and ability of any legal person to amend rights and duties. For the judicial person, one has to incorporate in accordance with the law. कि judicial person कौन है? जिसका incorporation as per law है. और natural person कौन है? जो person बना by birth. तो हम अभी दोनों टाइप के persons को डिस्कस करेंगे. सैलमन बोलते हैं, one of the famous jurist, कि a person is a being whom the law regards as capable of rights and bound by legal duties. person कौन है? जो by law is capable of rights, उसके पास कुछ राइट्स है, एंड बाउंड बाय लीगल ड्यूटीज़, कि कुछ लीगल उसके ऑब्लिगेशंस है कि उसको कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी. दो टाइप के पर्सन की बात करते हैं हम यहाँ, नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन. लीगल पर्सन आर जूरिस्ट, मतलब केपेबल ऑफ लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ एज पर लॉ. फिक्टिशियस है, मतलब एक्चुअल उनका प्रेजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल है. और नेचुरल पर्सन तो बाय बर्थ आया है, नेचुरल पर्सनालिटी है, ह्यूमन बीइंग है, केपेबल ऑफ राइट्स, ड्यूटीज़ दिखते हैं हमको, रियल एग्जिस्टेंस में है, बट इट्स अ पर्सनालिटी, बट इट्स पर्सनालिटी इज फिक्टिशियस बिकॉज सच अ थिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन फैक्ट बट विच इज डीम्ड टू एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ. कौन है ये? लीगल पर्सन. लीगल पर्सन का एग्जिस्टेंस तो है, वो राइट्स भी है, उनके ऑब्लिगेशंस भी है, ड्यूटीज़ भी है, बट दे कैनॉट बी सीन. पर्सनैलिटी इज फिक्टिशियस, ये सिर्फ आइज ऑफ लॉ में ही दिखती है. और हम ह्यूमन बीइंग तो वी कैन मेक एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव ऑल द राइट्स, केपेबल ऑफ राइट्स, ड्यूटीज, हमारा जन्म हुआ है. अब डेफिनेशन ऑफ पर्सन. पर्सन वर्ड कहाँ से आया? लैटिन वर्ड पर्सोना से. उसका मतलब क्या? हु आर रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, मतलब ऐसे लोग, ऐसे इंसान जो लॉ ने रिकग्नाइज किया है, उनको लीगल राइट्स है एंड दे आर बाउंड बाय लीगल ड्यूटीज़. हमेशा पर्सन के केस में दो चीज़ तुमको लिखते आनी चाहिए, एक कि लीगल राइट्स है, केपेबल ऑफ लीगल राइट्स, एंड बाउंड बाय लीगल ड्यूटीज़. बाय बर्थ अगर ह्यूमन बीइंग है या फिर बॉडी ऑफ पर्सन्स है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है या कोई कॉर्पोरेशन है, कोई लीगल एंटिटी है, सब केस में राइट्स और ड्यूटीज़ वाला पॉइंट लिखना है. सैवेंगी हैज़ डिफाइंड पर्सन एज द सब्जेक्ट और बियरर ऑफ राइट, बट होलैंड ने उनका डेफिनेशन क्रिटिसाइज किया. क्या बोला उन्होंने? पर्सन्स आर नॉट सब्जेक्ट टू राइट अलोन बट ऑल्सो ड्यूटीज़. यहाँ सिर्फ राइट की बात हुई थी, तो होलैंड बोलते ही इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू ड्यूटी. राइट ओनली रिसाइड्स इन बट इज़ ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द पर्सन. कि राइट खुद के तो अंदर है ही कि यू हैव द राइट फॉर पर्टिकुलर थिंग इन, बट किसी और पर्सन के अगेंस्ट भी राइट है. तो यहाँ वो कंसेप्ट आता है, पर्सन ऑफ इंसिडेंस एंड पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस. वी हैव सीन दिस इन मॉड्यूल 5. केल्सन रिजेक्टेड द डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी. उन्होंने क्या बोला कि डेफिनेशन को रिजेक्ट किया एज एन एंटिटी विच हैज़ राइट्स एंड ड्यूटीज़. उन्होंने ये भी रिजेक्ट किया कि देयर शुड बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन. उनका क्या मानना था? टोटलिटी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी इज द पर्सनालिटी, देयर इज़ नो एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम देम. उनका ये व्यू था. He has criticized for the reason that in law natural person is different from legal person who are capable of having rights and duty and constitute a distinct entity. उनका बोलना था legal person natural person में कोई difference नहीं है. It's all about the rights and duty जो personality बनती है. So legal person natural person ऐसे अलग अलग difference मत दो, वो दोनों के बीच में differences मत create करो. Salmon's definition seems to be more correct. Salmon का definition ज़्यादा correct लगता है than the earlier definitions. उनका क्या माना था? सो फार एज लीगल थेरी इज कंसर्न, जहाँ तक कि लीगल थेरी कंसर्न है, पर्सन इज एनी बीइंग होम द लॉ रिगार्ड्स एज केपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़. पर्सन वो है जिसको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है,
who is capable of having legal rights and bound by legal duties. Any being that is capable is a person, whether a human being or not. कोई भी person जो capable है, capable of rights, to enjoy the rights and bound by legal duties, उसको हम person बोलेंगे. उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि एक्सटेंशन ऑफ कंसेप्शन ऑफ पर्सनालिटी बियॉन्ड द क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग इज वन ऑफ द मोस्ट नोटवर्दी अचीवमेंट ऑफ लीगल इमेजिनेशन. एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी, पर्सन मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग, बट ह्यूमन बीइंग के आगे भी हमने जो दूसरी क्लासेस को, मतलब जो लीगल क्लास है, कॉर्पोरेट क्लास है, बॉडी कॉर्पोरेट्स है, एसोसिएशन ऑफ पीपल, लीगल एंटिटी, उनको भी हमने जो लीगल पर्सन का स्टेटस दिया है, दैट इज समथिंग बिगर अचीवमेंट, नोटवर्दी अचीवमेंट ऑफ द लीगल इमेजिनेशन की ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. लीगल पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्या बोला है, जहां हम देखते हैं कि राइट्स और ड्यूटीज है. लीगल पर्सनालिटी कि बाय वे ऑफ लॉ हमको राइट्स और ड्यूटीज मिली. जूरिस्ट पर्सनालिटी, देयर आर टू एसेंशियल्स ऑफ अ लीगल पर्सन सच एज कॉर्पस एंड एनिमस. कॉर्पस इज द बॉडी इनटू विच द लॉ इन्फ्यूजेस. कॉर्पस क्या है, बॉडी है जिसमें लॉ इन्फ्यूज होता है. एंड एनिमस ऑन द अदर हैंड इज द पर्सनालिटी और द विल ऑफ द पर्सन. पर्सन की जो पर्सनालिटी है दैट इज एनिमस, और उसके अंदर हम जो लॉ डालते हैं दैट इज कॉर्पस. नेचर ऑफ लीगल पर्सनालिटी, लीगल पर्सनालिटी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू लीगल रिलेशनशिप, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग है, लीगल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन है. such as corporation, law creates corporation and gives certain legal rights and duties of a human being. फिर है legal status. Legal status क्या है, law of status is the law concerning the natural, domestic and extra domestic status of man in a civilized society. Extra domestic status मतलब क्या, law that is concerned with matters and relations apart from those concerning the family. मतलब law of status, legal status जो है वो कहाँ से आता है, लीगल मतलब नेचुरल, डोमेस्टिक, एक्स्ट्रा डोमेस्टिक स्टेटस ऑफ मैन इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, मतलब फैमिली छोड़ के सोसाइटी में भी तुम्हारा जो स्टेटस है एज पर योर ड्यूटीज़ एंड राइट्स, उसको हम लीगल स्टेटस बोलेंगे. किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके तुम्हारा स्टेटस क्या है सोसाइटी में, दैट इज़ लीगल स्टेटस. तो अब हम किस किस चीज़ का लीगल स्टेटस देखने वाले, लुनाटिक्स मतलब अनसाउंड माइंड, एलियंस, आउट ऑफ कंट्री, डिसीज्ड पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है, लोअर एनिमल्स एक्सेट्रा. ये वो पर्सन है विच डू नॉट एन्जॉय द स्टेटस ऑफ लीगल पर्सनालिटी बट उनके सोसाइटी के तरफ कुछ ड्यूटीज़ है. अब अनबॉर्न पर्सन का क्या लीगल स्टेटस है, एक चाइल्ड जो मदर्स वोम में है, लीगल फिक्शन से उसको ऑलरेडी बॉर्न माना जाएगा, मतलब इफ़ ही इज़ बॉर्न अलाइव ही विल हैव अ लीगल स्टेटस. कि जैसे ही बच्चा अपनी माँ के पेट में है तो हम उसको एक लीगल स्टेटस दे रहे हैं. इंग्लिश लॉ क्या बोलता है, चाइल्ड इन द वोम ऑफ अ मदर इज ट्रीटेड एज इन एग्जिस्टेंस, हम उसको एग्जिस्टेंस में मानेंगे और उसके नाम पे प्रॉपर्टी रह सकती है. आर्टिकल 906 ऑफ फ्रेंच सिविल कोड परमिट्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन नेम ऑफ अनबॉर्न पर्सन इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन. कि जो अनबॉर्न पर्सन है, जो उसकी मम्मी के पेट में है, उसके नाम पे भी हम प्रॉपर्टी रख सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ, गिफ्ट टू अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस इज वॉइड. मोहम्मदन लॉ बोलता है कि किसी एक ऐसे पर्सन को जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसको गिफ्ट देना वॉइड है. तो मतलब जो चाइल्ड जो बॉर्न नहीं हुआ उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना वॉइड है. बट अदरवाइज हमारे लॉ ऑफ क्राइम और लॉ ऑफ टॉर्ट में चाइल्ड इन द वोम ऑफ मदर इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन. कि हमारे जो लॉज है, लॉ ऑफ क्राइम और लॉ ऑफ टॉर्ट, उसमें हम चाइल्ड को एक अलग पर्सन मानेंगे, अनबॉर्न चाइल्ड को. उसके नाम पे प्रॉपर्टी भी हो सकती है एज पर फ्रेंच सिविल कोड. अब डेड मैन का क्या स्टेटस रहेगा, किसी भी मरे हुए इंसान का, ही इज़ नॉट अ लीगल पर्सन. अब वो मर गया है तो मतलब ही सीजेस टू हैव अ लीगल पर्सनालिटी, तो कोई राइट्स और ड्यूटीज़ की बात ही नहीं आती है. इट इज़ सेड दैट दे हैव लेट डाउन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ विद द डेथ. अब उनके राइट्स ड्यूटीज़ छूट गए, त्याग हो गए. एक्शन पर्सनलाइज मॉरिटम कम पर्सोना, मतलब एक्शन डाइज विद द डेथ ऑफ अ मैन. क्या बोला, एक्शन पर्सोनाइज मॉरिटर कम पर्सोना, कि किसी के मरते से उसकी एक्शन भी मर जाती है. एक्शन डाइज विद द डेथ ऑफ अ मैन. डेथ के साथ उसकी पर्सनालिटी भी ख़त्म हो जाती है, उसके लीगल राइट्स ख़त्म हो जाते, लीगल ड्यूटी से उसको छुटकारा मिल जाता है. लॉ टू सम एक्सटेंट रिकॉग्नाइजेस एंड टेक्स इन अकाउंट द डिज़ायर इंटेंशन ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन. कि लॉ कुछ हद तक उनके जो इंटेंशंस थे, उनके डिज़ायर्स थे, उसको समझता है, रिकॉग्नाइज करता है. कैसे रिकॉग्नाइज करता है,
कि लॉ इंश्योर करता है कि किसी का भी डिसेंट बरियल हो, इट रिस्पेक्ट द विश ऑफ अ डिसीज पर्सन रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ हिज प्रॉपर्टी। कैसे डिस्पोजल ऑफ हिज प्रॉपर्टी? अगर कोई डिसीज पर्सन का विल है तो लॉ उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा, उसकी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द विल जाएगी। या प्रोटेक्ट्स हिज रेपुटेशन, सम केसेस में कंटिन्यूस पेंडिंग एक्शन इंस्टीट्यूटेड बाय और अगेंस्ट अ पर्सन हु इज नाउ डिसीज्ड, मतलब किसी डिसीज्ड पर्सन ने किसी पर्सन के ऊपर कोई केस किया था और कोई पनिशमेंट चल रही है विच इज़ पेंडिंग, तो लॉ क्या करेगा, वो केस को आगे लेके जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिसीज्ड पर्सन। जहाँ तक कि डेड बॉडी का कंसर्न है, क्रिमिनल लॉ सिक्योर्स अ डिसेंट बरियल टू ऑल डेड मैन, कि डिसेंट बरियल मतलब उनको अच्छी से बरी कर दो। सेक्शन 297 ऑफ इंडियन पेनल कोड ऑल्सो प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर कमिटिंग क्राइम। किस चीज़ का क्राइम? विच अमाउंट्स टू डिग्निटी टू एनी ह्यूमन कॉर्प्स, कि ह्यूमन कॉर्प्स की डिग्निटी पे, इन डिग्निटी पे कुछ, डिग्निटी मतलब क्या? रिस्पेक्ट, इज्जत, अगर उसको ख़राब करने में कोई क्राइम है तो उसके लिए पनिशमेंट है, इन डिग्निटी। क्रिमिनल लॉ प्रोवाइड्स दैट एनी इम्प्यूटेशन अगेंस्ट अ डिसीज्ड पर्सन इफ इट हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन, की उस पर्सन की अगर कोई रेपुटेशन को हार्म हो रही है किसी के वजह से, इफ लिविंग एंड इज इंटेंडेड टू हर्ट द फीलिंग ऑफ हिज फैमिली, कि उसकी रेपुटेशन भी खराब हो रही है, उसकी फैमिली की फीलिंग्स हर्ट हो रही है और नियर रिलेटिव्स, तो वो ऑफेंस को हम डिफेमेशन में लेंगे अंडर सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पेनल कोड। शैल बी ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, की किसी को नाम को तुमने खराब करने की कोशिश की है, उसके वजह से उसकी जो फैमिली है उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने की कोशिश हुई है। ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन अंडर सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पेनल कोड। फिर लोअर एनिमल्स का लीगल स्टेटस क्या है? लॉ क्या बोलता है? इट डज नॉट रिकॉग्नाइज बीस्ट और लोअर एनिमल्स एज पर्सन, वो उनको पर्सन जैसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मेरली एक थिंग है, उनके पास कोई नेचुरल या लीगल राइट नहीं है। सैलमन ने क्या बोला था? दे वर मेर ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज बट नेवर सब्जेक्ट ऑफ देम। ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे? कि कोई उनको ओन कर सकता है, हमने देखा था ना, कैन बी ओन, जैसे हमने देखा था इट कैन बी थिंग, प्रॉपर्टी, एनिमल, कैटल एंड सो ऑन, तो वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं बट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकते। एनिमल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग राइट्स एंड ड्यूटीज़, उनकी कोई राइट्स ड्यूटीज़ नहीं है, तो वो लीगल पर्सन भी नहीं है। एंशंट हिस्ट्री में अगर देखा जाए, एंशंट लॉ में, तो एनिमल्स को भी बोला था कि दे हैव लीगल राइट्स बीइंग बाउंड बाय लीगल ड्यूटीज़। एंशंट ज्यूइश कोड में क्या हुआ था? इफ़ एन ऑक्स गोर मतलब वोंड विद अ हॉर्न, अगर ऑक्स ने किसी को उसके हॉर्न से मार दिया, अ मैन और अ वुमन रिजल्टिंग इन हिज और हर डेथ, उसके वजह से किसी की डेथ हो गई, तो फिर क्या करते थे? उस ऑक्स को, ऑक्स वॉज टू बी स्टोन्ड, उसको मारते थे और उसका फ्लैश कोई भी नहीं खाता था। मतलब अगर एक ऑक्स के सिंग की वजह से, हॉर्न की वजह से किसी इंसान की अगर डेथ होती है तो उस ऑक्स को हम मार देंगे, उसको पनिश कर देंगे एंड फिर उसका फ्लैश कोई नहीं खाता था। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स थे एंशंट कोड्स में, जहाँ कॉक, बुल्स, डॉग्स, इवन द ट्रंक ऑफ द ट्रीज विच हैड फॉलन ऑन ह्यूमन बींग एंड किल्ड देम वे ट्राइड फॉर होमिसाइड, मतलब किसी जानवर की वजह से किसी की डेथ हुई तो उनको पनिशमेंट होती थी, उनको मार देते थे। या तो अगर कोई झाड़ की फांटी गिर के भी, उसका ट्रंक गिर के भी अगर किसी की डेथ होती थी तो हम उसको पनिशमेंट देते थे, उसको जला देते थे। और भी कुछ इंस्टेंसेस इंडिया में भी है। कुछ केसेस में पता चला है कि एनिमल्स वर सूड इन कोर्ट्स इन एंशंट इंडिया, कि एनिमल्स को कोर्ट में सू किया था। एक पॉपुलर स्टोरी है कि मुगल एम्परर जहांगीर ने क्या किया था? बफेलो वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द एम्परर, एक बफेलो उसके सामने प्रेजेंट की थी फॉर पनिशमेंट। हाउएवर दिस इंस्टेंसेस आर मेयरली ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट एंड हैव नो रेलेवेंस इन मॉडर्न लॉ। ये हिस्टोरिकल इंटरेस्ट बोल के एज अ स्टोरी देख के हम लोग को थोड़ा फैसिनेट कर सकते हैं, बट अभी इसका कोई मॉडर्न लॉ में रेलेवेंस नहीं है। काइंड्स ऑफ लीगल पर्सन। कंसेप्ट ऑफ जुरिडिकल पर्सनालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। Piercing the corporate veil refers to looking the individual person acting as an agent involved in company action or decision. क्या बोला है? जो ये जुडिशियल पर्सनालिटी है, लीगल पर्सनालिटी, इसको पूरा एब्सोल्यूट भी हम नहीं मान सकते। पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। हम क्या बोलते हैं कि कंपनी एक अलग पर्सन है, मेंबर्स अलग पर्सन है, यहाँ कोई प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है, कंपनी खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स खुद करती है।
बट कभी कभी क्या होता है, कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड्स या कंपनी के मेंबर्स कंपनी का नाम यूज़ करके किसी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, किसी को चीट करने की कोशिश करते हैं या टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। कंपनी को किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए ही बनाते हैं और उस नाम के अंदर ये सब काम करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी लिमिटेड है तो हमारे ऊपर तो लाइबिलिटी आएगी नहीं। तो उस केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है, मतलब जो पर्दे के अंदर तुम छुप के गलत काम कर रहे हो हम उसको उठा देंगे। अब कंपनी और मेंबर्स अलग नहीं है, अब हम मेंबर्स को कंपनी के एजेंट मानेंगे और सारे लीगल एक्शंस कंपनी के मेंबर्स, डायरेक्टर्स के अगेंस्ट लिए जाएंगे। दैट इज पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल, कि जो पर्दा है हम उसको उठा देंगे। इसके बाद क्या होगा, जो भी लीगल डिसीजन है, राइट्स और ड्यूटीज़ ऑफ कॉरपोरेशन या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसको हम राइट्स और लाइबिलिटीज़ ऑफ कॉरपोरेशंस मेंबर या डायरेक्टर मान लेंगे। तो अभी वो लाइबिलिटी इधर ट्रांसफ़र हो गई। अब अलग अलग लीगल पर्सन्स है, कोऑपरेटिव्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ कुछ लोग साथ में आके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं, तो वो भी लीगल पर्सन है। कॉरपोरेशंस है, बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और चार्टर, मतलब बाय लॉ। Corporation soul is a corporation constituted by single member in a particular capacity and the person successor in the same capacity। क्यों बनाए जाते हैं ये? in order to get some legal benefit और advantage। जैसे कि एक परपेचुइटी क्या है कि अगर मेंबर्स की डेथ हो गई तो भी तुम्हारा कॉरपोरेशन आगे जाता रहेगा। मेंबर्स में कम गो बट कॉरपोरेशन में रिमेन फॉर एवर, मतलब यहाँ डेथ नहीं होती है। तो ये सब रीजंस की वजह से हम लीगल पर्सनालिटी क्रिएट करते। Examples of religious office in that capacity or the crown in the Commonwealth realm। Corporation aggregate is a corporation constituted by more than one member। Aggregate है तो more than one member, soul है तो by one member। Municipal corporation यानी कि municipality are creatures of statute, जो law create करते हैं। Other organizations may be created by statute as legal persons including European economic interest groupings। Unincorporated association, that is aggregates of 2 or more persons, are treated as judicial persons in some jurisdiction but not others। पार्टनरशिप को क्या बोला है? पार्टनरशिप एक फर्म है जहां दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलके एक कॉमन बिजनेस कैरी करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं एज पर द अग्रीमेंट। पार्टनरशिप को हम एक लीगल पर्सनालिटी नहीं मानते क्योंकि सारे पार्टनर्स कॉमनली काम करते हैं, उनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बट मैनी जुरिस्डिक्शन नाउ ट्रीट देम एज हैविंग अ इंडिपेंडेंट लीगल पर्सनालिटी। नॉर्मली पार्टनरशिप को अलग पर्सनालिटी नहीं मानते क्योंकि मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मेंबर्स को ही हम, जो पार्टनर्स हैं उनको ही मेंबर्स मानते हैं, बट आजकल कुछ लॉ में पार्टनरशिप को भी लीगल पर्सनालिटी मानते हैं। अब कंपनी क्या है? कंपनी एक बिजनेस एसोसिएशन है, एक बिजनेस फर्म है दैट कैरीज इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज। कॉरपोरेशंस, कंपनी का सेपरेट से रजिस्ट्रेशन होता है। अनलिमिटेड कंपनीज है, ट्रस्ट है, फंड है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी बाय गारंटी, प्राइवेट कंपनी बाय शेयर, पब्लिक कंपनी, और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंपनी और पार्टनरशिप बहुत अलग कंसेप्ट है। कंपनी कंप्लीटली एक लीगल पर्सन है, कॉरपोरेट पर्सनालिटी है, इट हैज़ इट्स ओन एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी के कुछ राइट्स है, अपने कंपनीज के ड्यूटीज़ है। सॉवरेन स्टेट्स आर लीगल पर्सन्स। इंटरनेशनल लीगल सिस्टम में क्या बोला है? वेरियस ऑर्गेनाइजेशन पोजेस लीगल पर्सनालिटी। इसमें इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से यूएन, यूनाइटेड नेशंस का लीगल पर्सनालिटी है, काउंसिल ऑफ यूरोप एंड सम अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सोवरेन मिलिट्री ऑर्डर ऑफ माल्टा, रिलीजियस ऑर्डर, ये सब को हम लीगल पर्सन मानेंगे। यूरोपियन यूनियन की लीगल पर्सनालिटी है सिंस द लिस्बन ट्रीटी एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 दिसंबर 2009। क्या बोला है? यूरोपियन यूनियन हैज़ लीगल पर्सनालिटी इन अ प्री-रिक्विजिट फॉर द यूरोपियन यूनियन टू जॉइन द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। 2014 में यूरोपियन यूनियन डिसाइडेड नॉट टू बी बाउंड बाय द रूलिंग ऑफ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। टेम्पल्स को भी, कुछ टेम्पल्स को सेपरेट लीगल पर्सनालिटी माना है। वान गान्यो रिवर वॉज ग्रांटेड लीगल पर्सनालिटी इन मार्च 2017 अंडर न्यूजीलैंड लॉ बिकॉज द वान गाउनी मेरिट ट्राइब रिगार्डेड द रिवर एज द एंसिस्टर, मतलब उस रिवर को भी लीगल स्टेटस दिया है। यूजेस एंड पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इनकॉर्पोरेशन के यूजेस क्या है? हम क्यों उसको, किसी भी एंटिटी को इनकॉर्पोरेट करके लीगल स्टेटस क्यों देते? लॉ क्या बोलता है कि कॉर्पोरेशन से एक आर्टिफिशियल पर्सन का जन्म होता है।
लॉ में हम लोग एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं, फिर उसको सारे राइट्स मिलते हैं, उसको ड्यूटीज़ फुलफिल करनी पड़ती है, वो प्रॉपर्टी खुद के नाम पे होल्ड कर सकती है। जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है दैट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, इसका बेस्ट एग्जांपल है कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी का डेफिनेशन आता है 2 सबसेक्शन 20 में। कॉर्पोरेशन को एक लीगल एंटिटी मानेंगे हम, उसमें मेंबर्स है, मेंबर्स एजेंट्स है जो कंपनी का काम करते हैं, बट कंपनी एक अलग पर्सन है, मेंबर्स अलग पर्सन है। नेचुरल पर्सन की जैसे कंपनी की डेथ नहीं होती, कंपनी का एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब मेंबर में कम एंड गो, मेंबर का डेथ होगा, मेंबर रिटायर होंगे, मेंबर चेंज होंगे, बट कंपनी का डेथ नहीं होता। कंपनी किसी को सू भी कर सकती है एंड कैन बी सूड बाय द पर्सन, कि कोई भी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और कंपनी भी किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। अब कुछ एग्जांपल्स है इंस्टीट्यूशंस के, जैसे कि बैंक है, बैंक को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना है। यूनिवर्सिटीज़ है, कॉरपोरेट बॉडीज़ है, कॉलेजेस है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सबका अलग से रजिस्ट्रेशन होता है और हम इनको एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। थेरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, अलग अलग काफ़ी थेरी है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पे जो कि बताती है कि पर्सनालिटी का नेचर कैसा है, स्कोप कैसा है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या है, जो लॉ से क्रिएट हुआ है एंड नॉट बाय बर्थ। अब अलग अलग जूरिस्ट की थेरी है, कुछ पॉपुलर हम देखेंगे। वन इज फिक्शन थेरी। फिक्शन थेरी कहाँ से आई? फिक्शन थेरी बोलती है कि कुछ जूरिस्ट का मानना है कि जो हमारे लीगल पर्सन्स है वो फ्रिक्शनल है, एक्चुअल में तो उनका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो हमको दिखते नहीं है, वो सिर्फ बाय लॉ एग्जिस्ट करते हैं। उनका एग्जिस्टेंस कहाँ से आया? थ्रू लॉ। मेंबर्स ने उनको बनाया, रजिस्टर किया एंड उनका एग्जिस्टेंस जुडिशियल पर्पस के लिए है, तो वो जुडिशियल पर्सन्स है, लीगल पर्सन्स है, बट ये किसी से बॉर्न नहीं हुए, मतलब दे आर नॉट बॉर्न, तो इनका ओन पर्सनैलिटी नहीं है, तो हम इनको इन आर्टिफिशियल पर्सन को, जुडिशियल पर्सन को जो कि लॉ से बने हुए हैं, हम उनको फिक्शनल पर्सन मानेंगे। रियलिस्टिक थ्योरी क्या है? वो फिक्टिशियस थ्योरी के कम्प्लीटली अपोजिट बात करती है। उनका बोलना है कि भले ही दे आर नॉट बॉर्न बट दे हैव द राइट्स, दे एंजॉय द राइट्स, दे फुलफिल द ड्यूटीज, तो हम उनको रियल पर्सन मानेंगे। दिस थ्योरी ऑल्सो नोन एज सोशियोलॉजिकल थ्योरी। क्यों इसको सोशियोलॉजिकल थ्योरी बोलते हैं हम? क्योंकि इट वर्क्स इन लाइन विद द सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इसका क्या मानना है? देर इज अ कलेक्टिव विल ऑफ डिफरेंट मेंबर्स एंड इंडिविजुअल विच इज डिफरेंट फ्रॉम कलेक्टिव विल। कॉरपोरेशन का खुद का अपना अलग रियल आइडेंटिटी है, नॉट फिक्टिशियस और इमेजिनरी, बट एक कॉरपोरेट पर्सनालिटी है जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है। अब लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है, इट इज़ हैविंग सम राइट्स, फुलफिलिंग द ड्यूटीज, तो हम उसको फिक्टिशियस नहीं मानेंगे, हम उसको एक पर्सनालिटी मानेंगे, उसके फीचर्स को देखते हुए हम उसको रियल पर्सन मानेंगे। फिर था कंसेशन थ्योरी। जो कंसेशन थ्योरी है वो बहुत सिमिलर है फिक्शन थ्योरी से। उनका क्या मानना है कि जो फिक्शन थ्योरी बोलती है वो सही है, लीगल पर्सनालिटी बर्थ से तो नहीं आई है, वो लॉ से आई है। इट इज़ कंसेशन और ग्रांट फ्रॉम द साइड ऑफ लॉ, मतलब बाय लॉ एक लीगल पर्सनालिटी पिक्चर में आती है। लीगल पर्सनालिटी इज क्रिएटेड एंड रिकॉग्नाइज। किसी पॉइंट पे ये थ्योरी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि एनी राइट और एनी रिकॉग्नाइज्ड राइट टू एनी पर्सनालिटी वुड फ्लो फ्रॉम द लॉ, सो इट वैलिडेट और रिकॉग्नाइजेस एनी पर्सनालिटी रिकॉग्निशन ऑफ लॉ in the theory organism itself. This theory asserts that corporation is like an organism and it has limbs in the form of member. कि जो हमारी कॉर्पोरेट मेंबर है वो ऑर्गेनिज्म है और उसके जो लिम्स है इन द फॉर्म ऑफ मेंबर, हेड, टॉप अथॉरिटी एंड अदर ऑर्गन्स। तो ये एक इंडिविजुअल के जैसे है जहाँ एक हेड है, बॉडी है, लेग्स है, जो कंपनी के डिज़ायर्स परफॉर्मिंग उसके फंक्शंस में हेल्प करती है। ये थ्योरी क्या बोल रही है? कॉर्पोरेट का खुद का अपना विल है, एक बॉडी है, लीगल राइट्स है, ऑब्लिगेशंस है। ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन बीइंग रहे, बट उसके लीगल राइट्स है। बॉडी हैज़ इट्स ओन विल एंड लाइफ हैव लीगल राइट्स एंड कैन ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू सम लीगल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़। ओनरशिप थ्योरी एक थ्योरी है, ओनरशिप थ्योरी फॉर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। Bizens, Becker and Demelius were those who have developed this theory and Planiol had elaborated it. ये थ्योरी क्या बोलती है? ह्यूमन बींग्स आर सब्जेक्टेड टू लीगल राइट्स नॉट कॉरपोरेशंस, कि ह्यूमन बींग को लीगल राइट्स है और कॉरपोरेशंस को नहीं है। और क्या बोला है? जूरिस्ट पीपल या कॉरपोरेशन इज नॉट अ पर्सन एनीवे। ओनरशिप थ्योरी बोलती है कि जो जूरिस्ट पर्सन है, मतलब जो लीगल पर्सन है, जो कॉरपोरेशंस है, उनको कोई
पर्सन मत मानो, दे आर सब्जेक्टलेस प्रॉपर्टी विच इज़ क्रिएशन ऑफ लॉ। ये एक सब्जेक्टलेस प्रॉपर्टी है बाय फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ लॉ। फिक्टिशियस पर्सनैलिटी आर देयर ओनली फॉर पोजेसिंग प्रॉपर्टी इन कॉमन। ये पर्सनैलिटी कहाँ से आ रही है? आर ओनली फॉर्म ऑफ ओनरशिप। सिम्बोलिस्ट थ्योरी, इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? ब्रैकेट थ्योरी, डेवलप्ड बाय हेरिंग एंड लेटर प्रोपाउंडेड बाय मार्क्यूस डी वेलेरिस सोमेरिस। ये थ्योरी कुछ तो फिक्शन थ्योरी से सिमिलर है, इन विच ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज नीडेड एंड इट ऑल्सो असर्ट्स दैट ओनली ह्यूमन बीइंग आर सब्जेक्टेड टू लीगल राइट्स एंड सर्टन ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हेरिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज एसेंशियल। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत एसेंशियल है, उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि फिर ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती है। तो बिजनेस का एक्चुअल पोजीशन समझने के लिए ज़रूरी है कि उसको अलग पर्सनालिटी मानो। सो इट इज़ विथ कॉन्सोनेंस ऑफ प्रिंसिपल कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। बट अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर कंपनी का मैनेजमेंट एज ए एजेंट बन के कंपनी के पीछे छुप के कुछ गलत काम कर रहा है, तो हम कॉर्पोरेट वेल हटा देंगे। मतलब क्या? फिर हम उस केस में मेंबर्स को कंपनी के एजेंट्स मान लेंगे। मतलब फिर यहाँ वही बोला है कि मेंबर्स रियल है, कंपनी फिक्टिशियस है। मेंबर्स ही कंपनी के लिए काम करते, तो सिंबॉलिकली मेंबर्स ही काम करते। ब्रैकेट थ्योरी ऑफन एक्नॉलेजेस फॉर इट्स अप्रोचेबिलिटी टू जस्टिफाई कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, दो इट was not recognized under common law jurisdiction because it resisted law by concluding that legal relation could only be detected by removing the brackets or corporation and analysis of human. So I hope you're clear with the topic. Thank you.